Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers, students and professionals. अच्छा, लास्ट स्लाइड है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ चीज़ें देखी थी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के हवाले से, और उसके अंदर एक स्लाइड ये रह गई थी मेरी लास्ट ना, उसको इंक्लूड करना था, लेकिन समाउ शायद जो है इंक्लूड नहीं हो सकी। पहले इसको देख लेते हैं कि रिलेशन क्या था। स्टैंडर्ड आप लोगों को पता था कि स्टैंडर्ड के अंदर कुछ सागा के स्टैंडर्ड है जो कि फॉलो करना होता है, मैंडेटरी होता है, गाइडलाइंस होता है, डिस्क्रिशनरी होता है, मतलब आपका ऑप्शनल होता है, ठीक है ना, आपकी मर्जी है वो फॉलो करे। और टूल्स एंड टेक्निक्स को भी हमने देखा था, 5 टूल्स एंड टेक्निक्स बता रहा था लास्ट वीडियो के अंदर। उसके अंदर हम डिटेल्स में जो है ना कवर कर सकते हैं बाद में। ये सिर्फ आपको दिखा रहा था लास्ट टाइम वाले स्लाइड जो है। इसके अंदर हमने ये टूल्स देखे थे, वाइट पेपर्स, ऑडिट, एश्योरेंस, कॉर्पोरेट 5 और ये। तो बेसिकली ये हम आपने इसको यूज करना एज अ रेफरेंस, मैंने आपको बताया था एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली रिलेशन है। स्टैंडर्ड्स मस्ट बी फॉलोड बाय द आईएएस ऑडिट, ठीक है ना। इसका स्टैंडर्ड है वो आपको बहुत जरूरत है, इसको मैंडेटरी है, इसको फॉलो करना। गाइडलाइंस प्रोवाइड असिस्टेंट ऑन हाउ टू ऑडिटर कैन इम्प्लीमेंट स्टैंडर्ड, ठीक है ना। स्टैंडर्ड को किस तरह इम्प्लीमेंट करेगा वो गाइडलाइन देता है, ठीक है ना। और टूल्स एंड टेक्निक प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ स्टेप एंड ऑडिटर मे फॉलो टू इम्प्लीमेंट स्टैंडर्ड, ठीक है ना। आपको वहां से आपको एग्जांपल्स देता है, आपको स्टेप्स दे देता है, टूल एंड टेक्निक, जिसमें मैंने आपको एक बताया था आईटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क, ठीक है ना, इसाका का है, जो कि मैंने आपको बताया, सवाल भी आता है। अच्छा, ये बेसिकली सारी चीजें होती है, जरूर आप इसको आप फॉलो कर रहे हैं, स्टैंडर्ड को भी फॉलो कर रहे हैं, गाइडलाइन। लेकिन टॉप ऑफ दैट नीचे एक स्टेटमेंट लिखे, देयर मे बी केसेस वेयर द लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आर मोर स्टैंडर्ड देन द इसाका आईएएस ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि आप जिधर ऑडिट कर रहे हैं, जिस मुल्क में ऑडिट कर रहे हैं, जिस जगह ऑडिट कर रहे हैं, जिस टेरिटरी में ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है ना, उधर लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को आपने टॉप ऑफ द स्टैंडर्ड काउंट करना है, मतलब ठीक है, इसाका का स्टैंडर्ड फॉलो करे, गाइडलाइन भी फॉलो करे, टूल टेक्निक भी यूज करे, लेकिन आपने बेस लाइन उनको भी बनाना है जो कि लीगल और रेगुलेटरी के स्टैंडर्ड्स है। ऐसा नहीं है कि आप उनसे डिविएट कर जाए, कि आपने उसको खाते में नहीं लाए। लेट्स सपोज एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर आपका इंडस्ट्री है स्टेट बैंकिंग इंडस्ट्री, तो पाकिस्तान के अंदर रेगुलेटरी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, टेलीकॉम की इंडस्ट्री है तो पीटी है, ठीक है ना। और लीगल अगर कोई आपका अक्रॉस द नेशन कोई आपका कोई बिल है पास हुआ है, जिस तरह साइबर सिक्योरिटी का कोई बिल है या प्राइवेसी का कोई लॉ आया हुआ है, तो वो आपने उसको फॉलो करना है। तो अच्छा, बात हो रही थी कि है ना, बिल कोई लीगल लॉ आया हुआ है, जिस तरह मैं आपको प्राइवेसी का बता रहा था, ये आपको मैं साइबर सिक्योरिटी का बता रहा था, या कुछ साइबर क्राइम का कोई लॉ है, ये लीगल आएगा। लीगल लॉ की वैल्यू रेगुलेटरी से ऊपर है, और जाहिर बात है इसाका के स्टैंडर्ड्स तो अपनी जगह पर है। माइट भी पाकिस्तान जैसे मुल्कों में रेगुलेटरी को ज्यादा होता है, आप या लॉ को ज्यादा आपने ऑल्दो के यूएस के अंदर भी या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी, फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी, ये तमाम चीजें लीगल, रेगुलेटरी और फिर इसाका के स्टैंडर्ड्स को आप फॉलो करते हैं, ठीक है। इसको इस तरह सीक्वेंस रख ले तो आपको आसानी होगी। अच्छा, इसके बाद हम ये देखते हैं कि है ना, अगर आप लॉ एंड रेगुलेशंस में क्या चीज है, किस तरह उसको कहता है, ठीक है ना। सर्टेन इंडस्ट्रीज सच एज बैंक्स, अभी हमने डिस्कस किया, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडेड आईएसपी आर क्लोजली रेगुलेटेड, ठीक है ना। रेगुलर इंटरनेट सर्विसेज हो गए या टेलीकॉम सर्विसेज हो गए या बैंक्स हो गए, ये रेगुलेटेड होते हैं, ठीक है ना। बाकी शायद इतना ज्यादा रेगुलेटरीज नहीं है मेरे ख्याल में, टेक्सटाइल के अंदर नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नहीं है, और फार्मेसी वगैरह, और जो हॉस्पिटल्स है, ठीक है ना, तो उसके अंदर हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज है, उसके अंदर रेगुलेटरी है तो सही, लेकिन उसके अंदर टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा इम्फेसाइज नहीं किया जाता है। अभी पाकिस्तान के अंदर स्पेशली, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, बैंकिंग, टेलीकॉम और हॉस्पिटलिटी, ये 3 चीज है इंडस्ट्री जिसको बहुत ज्यादा
जिसमें प्राइवेसी और का एक्ट आ जाता है। स्पेशली पाकिस्तान में तो आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स के अंदर आप चले जाए तो इतना कोई उस चीज़ का तसव्वुर नहीं है कि पेशेंट्स की प्राइवेसी को मेंटेन रखा जाए, पेशेंट्स के डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखा जाए। यहाँ पर तो हमारे यहाँ पर जो है ना इवन के सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना डिस्क्लोज हो जाती है। तो जबकि यूएस के अंदर इसका पूरा एक लॉ बना हुआ है, वो हम आगे देखते हैं क्या ना कोई क्या लॉ है हेल्थ के लिए, जो पूरा एक लॉ बनाया हुआ है हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए, हेल्थ के लिए। यहाँ पर क्योंकि ये बड़ा एक सेंसिटिव मामला होता है ना, मतलब आप किसी का किसी की बीमारी अगर आपको पता चल जाए तो लोग जो है ना इसका ऊपर लोगों को वैसे ही देखिए पर्सनल चीज़ें होती है, लोगों की डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बीमारी के मुतालिक आपकी हेल्थ की हिस्ट्री पता चल जाए, बहुत सारे लोगों की जॉब के अंदर इम्पैक्ट आ सकता है, बिजनेस में इम्पैक्ट आ सकता है, उनके करियर में इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है ना। फिर वो पर्सनल लाइफ के अंदर इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करता है। यहाँ पर पाकिस्तान में तो इतना नहीं है, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाए, अच्छा ठीक है, सारा डेटा आपको मिल जाता है, उसकी हिस्ट्री पता चल जाती है, फाइल आपको जिस तरह के पेशेंट की रिकॉर्ड चाहिए होता है वो आपको मिल जाता है। यहाँ पर इस तरह के नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्री में बड़ा इस चीज़ को देखा जाता है। ऑल्दो यहाँ पर डिस्पाइट के हेल्थ को तो नहीं, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री में अब किसी हद तक सिक्योरिटी और कस्टमर का डेटा को मेंटेन रखा गया है। और पहले किसी टाइम पर था कि आप किसी भी यूजर की कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी अकाउंट होल्डर की, कोई भी बैंक वाला कोई भी एम्प्लॉय देख सकता है, लेकिन आप बड़ा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखा गया है कि आप एक अकाउंट की तक भी इंफॉर्मेशन दूसरे अकाउंट होल्डर की नहीं देख सकते। अगर आप देखेंगे तो बाज दफा जो है ना उनको, लेट सपोज आपने किसी का अकाउंट को एक्सेस करा या किसी का अकाउंट को देखने की कोशिश की, उनको मैसेज चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह आप काफी प्राइवेसी मेंटेन कर रहे होते हैं अमॉन्ग द अकाउंट होल्डर, ठीक है ना। तो बेसिकली दिस लीगल रेगुलेशन may pertain to financial operation and information system audit function, ठीक है ना। There are two areas of concern that impact the audit scope and objective, legal requirement placed on the audit, ठीक है ना। दो एरिया है आपको जो कि इम्पैक्ट कर सकता है ऑडिट स्कोप और ऑब्जेक्टिव में। एक तो नंबर वन लीगल रिक्वायरमेंट, आपने देखना है कि ऑडिट में क्या क्या आ रही है। लीगल रिक्वायरमेंट ऑन ऑडिटी एंड द सिस्टम डेटा मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, ठीक है ना। ऑडिटी की हिसाब से क्या लिया, एक तो आपने लीगल रिक्वायरमेंट, ऑडिटर का बीइंग ऑडिटर आपने लीगल रिक्वायरमेंट देखनी है कि ना आप ऑडिट करने जा रहे हैं तो आप किस चीज को ऑडिट कर सकते हैं, किस चीज को ऑडिट नहीं कर सकते हैं, किस चीज को देख सकते हैं, किस चीज को नहीं देख सकते हैं, क्या आपका स्कोप होना चाहिए, ठीक है ना। और लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, आप कर भी सकते हैं, उसका ऑडिट नहीं कर सकते हैं, उसकी कवरेज कितनी है, कोई चैलेंज तो नहीं कर कल को आपको किसी ने पता चला आपने कोई ऐसे कोई बहुत सी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है जो कि अपने बिजनेस को आउटसोर्स किया होता है, ठीक है। आपको अब उस बिजनेस के आउटसोर्स के मैकेनिज्म को आपने क्या ऑडिट करने, पता चला उस राइट टू ऑडिट का क्लॉज नहीं डला हुआ था, ठीक है ना, उस बिजनेस के साथ, और उसने आपको बुलाकर ऑडिट करवा दिया, ठीक है ना। तो उस बिजनेस फंक्शन को सू कर देगा जो डिपार्टमेंट है उसको। तो आपने बहुत सारी चीजें देखनी होती है कि वो क्या एज ऑडिटर क्या आपको अलाउ है, क्या चीज अलाउ नहीं है, और अगर अलाउ है तो किस बाउंड्रीज क्या है उसकी और किस हद तक जा सकता है। ऐसा नहीं है कि खुला खाता आपने लीगल ऑडिट पकड़ा और शुरू हो गया, ठीक है ना। स्टेट बैंक के जो ऑडिटर्स आते हैं वो आपने देखा होगा बैंकिंग के अंदर ऑडिट करने आते हैं, तो वो ऑडिटर उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस हर चीज को नहीं जो वो चैलेंज कर सकते हैं, हर चीज का एक इनका ऑलरेडी स्कोप डिफाइंड होता है, ठीक है ना। जो उस जिस चीज का ऑडिट करने आते हैं सिर्फ उस चीज का ऑडिट किया जाता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने सारे सिस्टम को आगे पीछे उलट पलट के देखना होता है, ठीक है ना। अगर उनकी तरफ से स्टेट बैंक, अगर आप एक्सटर्नल ऑडिटर्स बुलाते हैं जिस तरह ऑडिट कंपनी कंसल्टेंट्स वगैरह को बुलाते हैं, तो उनकी भी एक रिक्वायरमेंट होती है, स्कोप होता है, डिफाइन होता है। वो आपसे हर चीज के अंदर आपके फाइनेंशियल मामला, अगर आप इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऑडिट के अंदर आप बुला रहे हैं तो ये नहीं होता कि वो फाइनेंशियल ऑडिट शुरू कर दे या उसके अंदर फाइनेंशियली चीज को देखना रिव्यू करना शुरू कर दे कि यूजर का, हाँ अगर वो कोई ऐसा उनको मैंडेट है
लेट्स सपोज जिस तरह रेवेन्यू एश्योरेंस होता है, एक डिपार्टमेंट होता है रेवेन्यू एश्योरेंस, जो कि आपको उधर फाइनेंशियल चीजें आती है, अगर उसका सिस्टम ऑडिट के लिए बुलाया जा रहा है तो वो डेफिनेटली उनको देखेंगे कि उनके कंट्रोल्स कितने ज्यादा इफेक्टिव है, वहां पर फाइनेंशियल अमाउंट आ जाती है, ठीक है ना। तो वही बात है कि आपने ऑडिट और ऑडिटी के हवाले से ये चीजें ज़हन नशीन करनी है कि लॉ क्या कह रहा है, आपकी बाउंड्रीज क्या है, चीजें, तो उन चीजों को देखते हुए आपने ऑडिट करना है। ये वो एग्जांपल्स है, जिस तरह मैं अभी आपको बता रहा था कि है ना, हेल्थ की जो आपने रिक्वायरमेंट है ऑडिट की, यूएस के अंदर पूरा एक कानून है जिसको कहता है HIPAA, 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 यूएस हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, ठीक है ना। ये यूएस के अंदर काफी फेमस है, आप गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा। और जो लोग अगर किसी भी तरह से कोई इनको वहां पर, तो ये तमाम जो हेल्थ के अंदर जितने भी काम कर रहे हैं, फंक्शंस, मतलब हॉस्पिटल्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, कंसल्टेंट्स हो गए, ये जितने लोग भी काम कर रहे हैं उनको HIPAA के एक्ट को इम्प्लीमेंट अपने पास करना पड़ता है। इसका काफी डिटेल कंट्रोल्स है, ठीक है ना, सिस्टम के। आपने एक पेशेंट का डेटा दूसरे पेशेंट को, या एक पेशेंट की इंफॉर्मेशन उसकी कंसल्टेंट को, या दूसरे पेशेंट की या कंसल्टेंट की इंफॉर्मेशन दूसरे कंसल्टेंट को नहीं आप दे सकते अनटिल अनलेस के वो खुद उस चीज को ऑथराइज नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर्स अगर किसी एक पेशेंट का, हमारे यहाँ तो ये है ना कि कोई भी डॉक्टर सरे राह चलते हुए अगर हॉस्पिटल में अल्लाह ना करे कोई एडमिट हो गया, तो बोलते हैं कि इसकी फाइल लेकर आओ, ठीक है ना। वो फाइल आगे चीजें देखने लग जाता है, और एक के बाद वो अपनी जो है कंसल्टेंसी देना शुरू कर देता है। फिर दूसरा डॉक्टर आता है, सुबह कोई और बीमारी कोई और उसको डायग्नोस कर रहा होता है, शाम में कुछ और कर रहा होता है, रात में तीसरा डॉक्टर आता है, इमरजेंसी का डॉक्टर अलग अपनी कोई चीज बता रहा होता है। तो ये यहाँ पर, वहां पर इस तरह नहीं है। वहां पर एक एक्ट है HIPAA, जो कि आपको हर डॉक्टर, हर कंसल्टेंट सिर्फ अपने ही पेशेंट का ऑथराइज होगा, और दूसरा जिस डॉक्टर के पास जिस केस को रजिस्टर्ड होगा वही अपनी उस पेशेंट के मुतालिक सारी ब्रीफिंग एक फाइल में सबमिट करता है, और फिर उसके बाद दूसरे डॉक्टर के पास जाती है। ऐसा नहीं होता है कि उसकी सारी चीजें दूसरे डॉक्टर देगा। और अपॉन ऑन रिक्वेस्ट, नीड टू नो बेसिस का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, वो उस तरह देख सकते हैं, ठीक है ना, जिसको यूज है। यूएस सर्वेलेंस ऑक्सले एक्ट ऑफ 2002, ठीक है ना। ये यूएस का एक जो सॉप का कहते हैं SOX, ठीक है ना। ये वो एक्ट है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन की जाती है। जो इन्वेस्टर है होता है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है थ्रू कंट्रोल्स कितनी ज्यादा इम्प्लीमेंटेड है, और प्रोटेक्शन जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉ है। बेसल अकॉर्ड्स ये का बैंकिंग का कानून है, एक्ट है, जो कि यूएस के अंदर और यूरोप के अंदर इम्प्लीमेंट है। आई डोंट नो पाकिस्तान के अंदर ये है या माइट भी कहीं फॉलो हो रहा होगा। जो यूएस के कस्टमर्स है या ओवरसीज के हैं, तो बेसल अकाउंट्स ये पूरा एक बैंकिंग का कंट्रोल्स है जो कि फॉरेन में फॉरेन में चलता है। Protection of personal data directives and electronics commerce within European community, ये यूरोपियन कम्युनिटी के लिए एक है PPDDEC, ठीक है ना। ये एक कानून है और ये यूरोप में इम्प्लीमेंट है। बेसिकली ये बात निकली थी हमारी लॉ के हवाले से कि जब ऑडिटर जा रहा होता है तो इसको तमाम लॉ को स्टडी करना होता है, इस लॉ की रिक्वायरमेंट देखनी होती है, इस लॉ के बारे में पढ़ना होता है, और फिर वो ऑडिट कर सकता है। इस तरह नहीं होता है कि आपने एक दिन सुबह उठे, रात को ख्याल आया कि मैं ऑडिटर बन गया हूँ, चले जनाब अपना बिस्तर पकड़ा, अपना बैग पकड़ा, ओहो चलते आज इस बैंक का ऑडिट करना है, या इस तरह में उनको। लेकिन जब तक अनटिल अनलेस आपके पास इवन दो आप सीजा सर्टिफाइड भी हो गए, लेकिन ये चीजों की आपकी नॉलेज नहीं है, तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि आप स्टेक होल्डर के पास जब जा रहे होंगे, प्रोफेशनल आपकी रिक्वायरमेंट है कि उस चीज के बारे में आपको पूरी तरह मालूम होना चाहिए। To determine an organization level of compliance, an IS auditor must क्या है अपने ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लाइंस अगर देनी है, तो ऑडिटर को ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या क्या चीजें मालूम करना। अब आप और आप उससे आज़ाद हो गए, लॉ और रेगुलेशन से आज़ाद हो गए, अब आप आगे अपने रोजमर्रा काम की तरफ, ठीक है ना, निजी
सतह की महफिलों में आप आगे ऑर्गेनाइजेशन पर आ गए जहां पर आपने जिसका ऑडिट करने जा रहे हैं। आइडेंटिफाई दोस्त गवर्नमेंट और रेलेवेंट एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट डीलिंग विद, ठीक है ना। देखना आपने कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी गवर्नमेंट के साथ या कोई और रेलेवेंट एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट तो नहीं है। किसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्या है, पर्सनल डेटा क्या है, कॉपीराइट एक्ट क्या कहलाता है उसका, ई कॉमर्स क्या है, इस ई सिग्नेचर्स की रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये वो चीजें हैं कि जो कि आपने देखनी है उस ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, ठीक है ना। ऑडिटर को मस्ट है कि उसकी कंप्लायंस पर देखना है कि क्या रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा में क्या रिक्वायरमेंट है, पर्सनल डेटा के मुतालिक क्या कहता है, कॉपीराइट एक्ट है उसका, ऐसा कोई बिजनेस है जहाँ कॉपीराइट आता है तो कॉपीराइट एक्ट क्या कहता है, ठीक है ना। ई कॉमर्स की अगर कोई बिजनेस है, ई कॉमर्स की कोई रिक्वायरमेंट है, कॉमर्स इंडस्ट्री है। जिस तरह हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है, ई कॉमर्स जो फेडरल कॉमर्स FCPIC है कोई, आई डोंट, मुझे इसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद है अभी। जिस तरह कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, लाहौर चैम्बर कॉमर्स, वो तो मुझे याद है, लेकिन एक फेडरल का भी इदारा है जो कॉमर्स की एक्टिविटी को देख रहा होता है। उनकी तरफ से भी रेगुलेटर आनी चाहिए ताकि आए दिन जो हमारे जो मसाइल होते हैं के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के, ऑनलाइन ई कॉमर्स के, ऑनलाइन B2B के जो ट्रांजैक्शन होती है, आप कुछ खरीद रहे हैं तो लोगों को चीजें, क्वालिटी, पैसे कॉम्प्रोमाइज किए, वो सारे मसले मसाइल होते हैं, तो वहां पर उसका एक्ट आना चाहिए और उनकी भी बाइंडिंग होनी चाहिए। तो ये हमारे मुल्क में नहीं है। ई सिग्नेचर्स वगैरह है, तो ये सारे कुछ देखना पड़ता है। फिर द मैनर इन विच कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड डेटा स्टोर, किस तरह डेटा कंप्यूटर क्या यूज हो रहा है, कौन से प्रोग्राम का डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, वो स्टोर पाकिस्तान अपना लोकल हो रहा है, इंटरनेशनल हो रहा है, रीजन में हो रहा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट। अगर आपका डेटा, मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा, अगर कोई डेटा क्लाउड पर, आजकल आपने बड़ा सुना हो क्लाउड टेक्निक यूज हो जाए, पाकिस्तान में अगर कोई बिजनेस कर रहा है और अपना डेटा आउटसाइड क्लाउड पे यूज कर रहा है, तो जिधर जाकर क्लाउड पर डेटा मेंटेन हो रहा है, तो उस मुल्क का कल को कानून आपके डेटा पर अप्लाई होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप अपने मुल्क के अंदर तो रख रहे हैं क्लाउड, आप उनको कहेंगे कि हम तो ओनर है, लेकिन कल को खुदा न खास्ता ब्रीचिंग होती है तो फिर उसकी कहाँ आप रिपोर्टिंग होगी। ये आपको सोचना है कि अगर वो किसी जगह पर डेटा जा रहा है, कोई हैकर आर के, या कोई डेटा आपका वहां से लोकली कोई स्टोलन हो गया, चोरी हो गया, लीक हो गया, करप्ट कर दिया, तो आप क्या करेंगे, किस जगह इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, आपके सिस्टम पे तो होगी, लेकिन जाहिर बात है जब रेगुलेटरी की बात आएगी, जहाँ आपको लीगल लॉ की बात आएगी, तो वहां पर फिर कानून उधर का होगा जहाँ का ये हुआ। द ऑर्गेनाइजेशन और द एक्टिविटीज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, IS ऑडिट, इंफॉर्मेशन, ये तमाम चीजें जो कि आपको कंप्लायंस देनी है, जहन में रखना है ऑडिटर को कि वो रेगुलेटरी को देखे, जहन में रखें। Also, an IS auditor would perform this additional step to determine an organization level of compliance, ठीक है ना। एडिशनल स्टेप क्या है वो देखना है। डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन, जिस तरह मैंने ये अभी बात की थी कि आपके एप्लीकेबल लॉ किस जगह के कहाँ पर क्या क्या चीज है वो आपने देखना है। असेस करना है वेदर मैनेजमेंट एंड द IT फंक्शन हैव considered the relevant external requirement in their plans, policies, standard and procedure as well as business application। आपने ये देखना है कि मैनेजमेंट और IT फंक्शन के क्या अरेंजमेंट है बाहर के वेंडर्स के साथ, बाहर के लोगों के साथ, और उसके अंदर पॉलिसीज आपकी क्या कहती है, स्टैंडर्ड्स क्या कहता है, प्रोसीजर क्या कहता है, बिजनेस एप्लीकेशन का क्या रिक्वायरमेंट है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपने ज़हन नशीन करनी है। तो इसी तरह जब आपकी चेकलिस्ट बनेगी तो आप बेसिस ऑन दिस इंफॉर्मेशन आप अपनी एक चेकलिस्ट मेंटेन करें, बनाए, क्योंकि स्टैंडर्ड चेकलिस्ट कोई नहीं होती ऑडिट की, स्टैंडर्ड डिविएट करती हर ऑडिट के ऊपर। हाँ, आप बेस लाइन बना सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर एक गिवन रिक्वायरमेंट आपने देखा कि लॉज के बारे में आपने जांचना है, आपने रेगुलेटरी के बारे में सोचना है, आपने इसाका के स्टैंडर्ड्स के बारे में, इसाका गाइडलाइंस के बारे में, इसाका की कोड ऑफ प्रैक्टिसेस के बारे में देखना है। फिर इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर आप आते हैं तो आपने पॉलिसीज, स्टैंडर्ड, प्रोसीजर्स को देखना है, ठीक है ना। ये
सारी चीजें आप अपना चेकलिस्ट बनाएं। बेहतरीन किस्म का एक हथियार होता है आपके पास के वो चेकलिस्ट आप न्यू ऑडिटर जाता है तो उसका मुख्तलिफ चेकलिस्ट आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। आप मुख्तलिफ जगहों से डेटा एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं और अपनी चेकलिस्ट आप खुद डिवाइस कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन यही तमाम चेकलिस्ट में मोटी मोटी चीजें यही आएगी, इनको ज़हन नशीन कर लें। और ये सवालात भी एग्जाम के अंदर आएंगे आपके, इसी से सवालात बनेंगे। ये आपकी बेस लाइन है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। कोई भी आपको इंटरव्यू में जा रहा है तो आपको कहेगा कि आपने ऑडिट करना है तो आपने पहले क्या करना है। अभी हम देखेंगे आगे जाके आपने चार्टर भी बनाना है, आपने स्कोपिंग भी करनी है, आपने चेकलिस्ट भी बनानी है, आपने और स्टेक होल्डर्स की डिटेल बनानी है, आपने लॉस का ख्याल रखना है, आपने रेगुलेटरीज का ख्याल रखना है। ये सारी चीजें आपकी चेकलिस्ट में होंगे। Review internal IT department function or activity documents that address adherence to the law applicable to it. आपने देखना है कि इंटरनल आईटी डिपार्टमेंट फंक्शनलिटी के डॉक्यूमेंट्स पिछला क्या है और वो किस तरह एडेरेंस कर रहा है टू लॉ एप्लीकेबल टू द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के जो लॉस है उस पर कोई अमल हो रहा था, उस पर किस तरह वो उनको किस तरह, अगर आपको नहीं समझ में तो आप इंटरनल ऑडिट की रिव्यू कर लें। उससे दो फायदा होगा कि आपको एक पुरानी ऑडिट की मालूमात भी पता चल जाएगी। आपको आप सबसे पहले ये उनसे पूछे कि है ना कोई ऑडिट परफॉर्म हुआ है आपका और किसने परफॉर्म किया था। इंटरनल एक्सटर्नल रिपोर्ट लास्ट ईयर की ऑडिट की रिपोर्ट है, उसके अंदर आप देखें कि उन्होंने लॉस की जो इंटरनेशनल लॉ है, लोकल लॉ है, उसकी उसको एड्रेस किया है, किस तरह किया है, उन्होंने कुछ डाला है। अगर आपको बहुत चीजें नहीं पता है, अगर आपको इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप वहां से भी आपके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, आप ले सकते हैं। आप डिटरमाइन करें अडेरेंस टू प्रोसीजर दैट एड्रेस दिस रिक्वायरमेंट, कौन सी आपने देखना है उसी के अंदर से कि कौन सा प्रोसीजर का अडॉप्ट किया गया था। डिटरमाइन करना है आपने इफ द मालूम करना है इफ देयर आर प्रोसीजर इन प्लेस टू इंश्योर द कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, with the external IT service provider reflect by any legal and requirements related to the response। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि है ना आपने ये मालूम करना है कि इसके अंदर जो एक्सटर्नल एग्रीमेंट्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स है विद द एक्सटर्नल आईटी सर्विस प्रोवाइडर सर्विस, उसके साथ क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट्स है, क्या क्या क्लॉजेज डाली, क्या क्या शके है उसके अंदर, क्या क्या एग्रीमेंट्स है और वो क्या उसके एप्लीकेबल हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अंदर बीच में पता चला आपने वहां बेताशा आपने एग्रीमेंट के अंदर क्लॉजेस लिखी है। क्लॉजेस मतलब आपने उनको बाइंड करा है, आपने उनको बोला ये गारंटी सर्विस देंगे, पता चला आपने उनको बोला कि आप नहीं देंगे, फेलियर हो गए। इंटरनेट मैं अपनी कंपनी के लिए इंटरनेट लेता हूँ किसी आईएसपी प्रोवाइडर से और मैंने उनको बोला कि आप मुझे अप टाइम गारंटी करेंगे कि 95% मेरा इंटरनेट चलेगा हर महीने, ठीक है ना। लेट सपोज इंटरनेट डाउन होता है और मेरा वो 95% से कम होता है, एक तो मुझे इसकी मॉनिटरिंग करनी है, जो कि हमने देखा था कि मैट्रिक्स बनते हैं और मॉनिटरिंग होती है। और हमने सेकेंडली उसको देखना है कि 95% से नीचे क्या है, तो क्या हमने उसको ऊपर पेनल्टी डाली नहीं डाली, और अगर पेनल्टी डाली तो हमें उस पेनल्टी के अगेंस्ट क्या उसकी कंपनसेशन मिली या नहीं मिली। तो ये तमाम चीजें कि ऑडिटर के जहन में ये सारी चीजें होनी चाहिए। वो कॉन्ट्रैक्ट को भी पढ़ेगा, वो एग्रीमेंट को भी पढ़ेगा, वो उसके प्रोसीजर्स को भी पढ़ेगा और तमाम चीजें उसके ऊपर डिटरमाइन करेगा कि क्या चीज है क्या नहीं है। तो ये तमाम चीजें ऑडिटर को जानना बेहद जरूरी है और इसके मुतालिक ऑडिटर जो है टाइम टू टाइम अपनी इंफॉर्मेशन भी अपडेट करता रहे कि क्या कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, एग्रीमेंट्स के बारे में इंटरव्यूइंग करके पूछ सकता है, वो आगे फर्दर उसको एनालिसिस कर सकता है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस को उसको जांच सकता है और मार्केट स्टैंडर्ड्स को भी देख सकता है। तो जनाब आज के लिए ये टॉपिक जो हमने पढ़ा लॉ का और रेगुलेशन का, इसके लिए इतना ही है और हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए आगे इसको क्लोज करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के तरफ पढ़ते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और रमजानों का महीना खूब दुआएं करेगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।